वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS PCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अर्थात CVC के बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयोग आखिर ये क्या है, कैसी संस्था है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, अगर हमें CVC को समझना है तो सबसे पहले हमें विजिलेंस अर्थात सतर्कता को समझना होगा। सतर्कता हमें किस संदर्भ में, सतर्कता हमें समझना होगा एक्चुअली ये गवर्नेंस का पार्ट है, आपके गवर्नमेंट का पार्ट है, और गवर्नेंस और पॉलिटी दोनों का ही आपका पार्ट हो जाता है, तो ये पेपर 2 का पार्ट है। तो इसीलिए आपको इसको सरकार के परिप्रेक्ष्य में समझना काफी जरूरी हो जाता है। देखिए, सतर्कता का अर्थ विशेष रूप से कार्मिक और सामान्य रूप से संस्थाओं की दक्षता एवं प्रभावशीलता की प्राप्ति के लिए स्वच्छ तथा त्वरित प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित करना है, क्योंकि सतर्कता का अभाव अपव्यय, हानि और आर्थिक पतन के कारण ही यहाँ पर होता है। इसकी जो ये संस्था है, ठीक है, इसकी संस्था का CVC का निर्माण मैं आपको बताऊं तो CVC का निर्माण 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली एक भ्रष्टाचार निवारण समिति थी, या कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन था। तो इसके आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 को संवैधानिक दर्जा दिया। मतलब ये एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय है, ठीक है। CVC किसी भी मंत्रालय विभाग के अधीन नहीं है, यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि आखिर हमें CVC की जरूरत पड़ी क्यों हमें CVC की जरूरत पड़ी। तो देखिए, 1941 में क्या हुआ था, एक स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की यहाँ पर स्थापना की गई। स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जिसको हम बोलते हैं SPE का गठन किया गया था। SPE का गठन क्यों किया गया था, तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था, वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, मतलब ये भारत के युद्ध और आपूर्ति विभाग में काफी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामले का सामना करना पड़ा था। तो उसके अन्वेषण के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। फिर उसके बाद दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की, यहाँ पर अधिनियम लाया गया 1946 में, ठीक है। तो अब हम इसमें बात करें कि भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1947 के तहत भारतीय दंड संहिता मतलब IPC की विभिन्न धाराओं में भी यहाँ पर केंद्रीय अधिनियमों के तहत किए गए अपराधों के अन्वेषण करने के लिए, मतलब उनकी जांच करने के लिए भी CVC का गठन किया गया, ठीक है। तो अब हमें पता चला कि यहाँ पर केवल रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामले की भी जांच ना कर सके, बल्कि यहाँ पर कुछ दायरे भी हैं, जो जैसे कि केंद्रीय राजकोषीय कानूनों का उल्लंघन अगर किया हो तो भी CVC यहाँ पर जांच कर सकती है। भारत सरकार के विभागों से संबंधित बड़ी धोखाधड़ी हुई हो तो भी CVC इसकी जांच कर सकती है। SPF में क्या कमी थी, SPF केवल भ्रष्टाचार निवारण के लिए जांच करता था, पर ये आप देखिए संयुक्त स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है उनकी भी जांच कर सकता है, पासपोर्ट धोखाधड़ी की जांच कर सकता है, समुद्र में होने वाले अपराधों की भी जांच CVC कर सकता है। यहाँ पर इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। हवाई जहाजों में होने वाले अपराध, असंगठित अपराध, संगठित अपराध, पेशेवर अपराध, सभी को यहाँ पर CVC के अंतर्गत ले लिया गया। भ्रष्टाचार निवारण के विषय से संगठित समूह में यहाँ पर CBI की भी स्थापना की गई थी। बाद में इसको कार्मिक विभाग में इसको कार्यालय में संलग्न कर दिया गया था। अब हम इसकी कार्यों की बात करें तो देखिए, CVC करता क्या है, CVC अपनी एक एनुअल रिपोर्ट पेश करता है। एनुअल रिपोर्ट संसद के सामने पेश करता है। संसद के सामने रिपोर्ट पेश क्यों करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि CVC किसी भी मतलब मंत्रालय के अधीन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ संसद के प्रति उत्तरदायी है। आप CVC की शिकायत दर्ज करा सकते, केंद्रीय सरकार के पास शिकायत दर्ज करा सकते, लोकपाल के पास, या फिर अगर आप विशल ब्लोअर है। विशल ब्लोअर क्या होता है, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी या कोई बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है, पुलिस का भी अधिकारी हो सकता है, उसको अगर किसी भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी आदि की कोई सूचना मिली हो तो उस अधिकारी को वो विशल ब्लोअर का काम कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे काम CVC के होते हैं। अब अगर हम बात करें CVC के बारे में तो अभी CVC के थोड़े से स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। इसका प्रशासन देखें तो देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास स्वयं का सचिवालय, मुख्य तकनीक परीक्षण खंड और मतलब CTE और विभागीय जांच आयुक्त CDI यहाँ पर होते हैं।
ठीक है। अन्वेषण कार्य के लिए सीबीसी दो बाहरी स्रोतों सीबीआई और मुख्य सतर्कता अधिकारी सीबीओ पर निर्भर करता है। किस पर? सीबीआई और सीबीओ पर। यहाँ पर ये सीबीसी निर्भर करता है। संरचना में देखा जाए तो ये बहुसदस्यीय आयोग है, ठीक है। और इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और दो इसमें सहायक आयुक्त होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करता है, तो सीबीसी के आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसमें प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, गृह मंत्री, सदस्य और विपक्ष के नेता जो सदस्य होते हैं इनकी सिफारिश के आधार पर करता है। एक समिति की सिफारिश के आधार पर करता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। केंद्रीय सतर्कता आयोग और सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक यहाँ पर होता है। सचिवालय की बात करें तो सचिवालय सीबीसी पर अपर सचिव स्तर का एक संयुक्त अधिकारी, संयुक्त सचिव, उसके बाद 4 अधिकारी, निदेशक, उप सचिव, इस तरीके के अधिकारी यहाँ पर होते हैं। अब हम बात करें सीटीईओ की, तो चीफ टेक्निकल एग्जामिनर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखिए, मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन केंद्रीय सतर्कता आयोग का तकनीकी खंड है, जिसमें मुख्य इंजीनियर स्तर के 2 इंजीनियर होते हैं, ठीक है। एक सहायक इंजीनियर की यहाँ पर कर्मी होते हैं। उसके बाद सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों का सतर्कता से दृष्टिकोण से तकनीकी अंकेक्षण करने के लिए ये होते हैं। निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायतों के विशिष्ट मामलों का अन्वेषण इनको करना होता है। तकनीकी मामलों से संबद्ध अन्वेषण के लिए दिल्ली में संपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए सीबीआई की सहायता के लिए। तकनीकी मामलों में संबद्ध सतर्कता वाले मामलों में यहाँ पर मुख्य सतर्कता अधिकारी को सलाह व सहायता देना इनका काम होता है, ठीक है। तो 2017 में सीटीईओ के अंतर्गत जो 52 दायरे संगठन को यहाँ पर लिया गया था। ये 52 संगठन कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ओके। ये जो इनमें से कुछ संगठन जिन पर गहन परीक्षण किए गए वो ये हैं। एक तो सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी, एम्स, ठीक है, कर्मचारी राज्य ईएसआईसी, उसके बाद पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय पीसीयू, उसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओएनजीसी, एनडीएमसी। यहाँ पर इन पर गहन परीक्षण किए गए, ठीक है। उनमें से कुछ ये शामिल है, इन पर काफी गहन परीक्षण इनके किए गए। उसके बाद विभागीय जांच आयुक्त क्या होता है? देखिए, इसके अंतर्गत कुछ कमिश्नर 14 पद हैं जिनको कमिश्नर नियुक्त की जाते हैं, जिनका काम क्या होता है? लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए, पूछताछ करने के लिए ये इनका कार्य होता है। थोड़ा सा हम सीबीआई के बारे में देखें तो देखिए, यह भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के द्वारा संबंधित मामलों में सीबीसी की समग्र निगरानी के तहत काम करती है। सीबीआई भ्रष्टाचार की रोकथाम, प्रशासन में ईमानदारी बनाए रखने के लिए सीबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सीबीसी अधिनियम सीबीआई के निदेशक के लिए 2 वर्षों के एक निश्चित कार्यकाल यहाँ पर प्रदान करता है। सीबीआई के निदेशक और एसपी रैंक के एवं उससे ऊपर के अधिकारियों के चयन के लिए स्थापित समिति मुख्य सतर्कता अधिकारी ही यहाँ पर होता है। मतलब सीबीसी का जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है, यही सीबीसी के जो एसपी रैंक के अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करता है। सीबीसी का अधिकार देखें तो सीबीसी के अधिकार केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत क्या करता है? इसके अधिकार है अखिल भारतीय सेवाओं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य जो संघ के विषय क्षेत्र में सेवा दे रहे हो, केंद्र सरकार समूह ए के अधिकारी हो, इन पर भ्रष्टाचार या फिर निगरानी रखना, इन पर ये कार्य करता है। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडनी ग्रेड डी और इससे उच्च स्तर के जो भी अधिकारी हैं, अनुसूची ए तथा बी सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक मंडल E8। मतलब आप ये देखिए, जितनी भी ये जो बड़े बड़े स्तर के संगठन हैं, सरकारी जो स्तर के संगठन है, उसके बाद जो सार्वजनिक उपक्रम के जितने भी संगठन हैं, सार्वजनिक बीमा कंपनी है, इन सब पर यहाँ पर ये निगरानी रखने का कार्य कौन करता है? सीबीसी करता है। उसके बाद हम बात करें अगर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की, तो
यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर यह बताया गया कि 2013 में सीबीसी के प्रावधानों में कुछ संशोधन किया गया। इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को यहाँ पर बढ़ा दिया गया। अब बीसीडी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में लोकपाल द्वारा भेजी गई, याद रखिएगा, लोकपाल द्वारा भेजी गई शिकायतों की प्रारंभिक जांच करने का भी अधिकार यहाँ पर मिल गया। समूह ए के अधिकारियों के संबंध में प्रारंभिक जांच हेतु भी जांच निदेशालय मतलब ईडी यहाँ पर स्थापित करना होगा, और ये जो जांच है उसकी जांच की जो रिपोर्ट है आयोग द्वारा लोकपाल को भेजना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करते हैं विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की। तो विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। इसमें किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार या के किसी अभिकथन पर या जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग अथवा जानबूझकर विवेकाधिकार के दुरुपयोग के प्रकटन से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करना और प्रकटन की जांच करना यहाँ पर होता है। ऐसे शिकायत करने वाले व्यक्ति को उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ मुखबिर बनता है तो वो जो अधिकारी है उस पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। तो इसके लिए भी प्रोटेक्शन देने के लिए ये विसल ब्लोअर एक्ट यहाँ पर बताया है। अब इसकी सीमाओं की बात करें तो सीबीसी को प्राय एक शक्तिहीन एजेंसी माना जाता है, क्योंकि इसे महज एक सलाहकार निकाय के रूप में देखा जाता है जिसके पास सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने की शक्ति नहीं है। न ही इसके पास संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों के विरुद्ध जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने की शक्ति है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर सीमा हो जाती है। यद्यपि सीबी अपने कार्यकलाप में अपेक्षाकृत स्वतंत्र है, लेकिन उसके पास ना तो संसाधन है और ना ही भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई की शक्ति है। तो ये मतलब आप ये समझ लीजिए सिर्फ एक संस्था है जो एक नाम बड़े और दर्शन छोटे यहाँ पर ये चरितार्थ करती है। निकट अतीत में अगर इसकी भारत की एक प्रगतिशील और जीवंत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, अगर इसके हम निष्कर्ष की बात करें तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास के साथ देश की अवसंरचना, निर्माण क्षेत्र, खुदरा क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में भारी निवेश किया गया है। अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि के साथ भ्रष्टाचार के खतरे में भी वृद्धि हुई है, जिसके विरुद्ध संघर्ष के लिए सीबीसी के समक्ष चुनौतियां बढ़ गई है। इस परिदृश्य में सीबीसी की प्रणालीगत कमियों को दूर करना समय की बहुत बड़ी मांग बन जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।